नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 सात की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन सुविधा के लिए उज्ज्वला योजना पार्ट 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के महोबा में उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसके बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। करीब 1:15 बजे उज्ज्वला योजना एवं विश्व बायोफ्यूल दिवस के मौके पर शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित की जाएगी और 1:15 बजे करीब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का रिमोट से बटन दबाकर शुरुआत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री देश अमृतसर, देहरादून, इम्फाल, नॉर्थ गोवा और गोरखपुर में एक महिला लाभार्थी से वर्चुअली संवाद भी करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो आज उज्ज्वला योजना पार्ट 2 के आगाज होने वाला है उत्तर प्रदेश से और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और इस योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना पार्ट 2 की शुरुआत होने वाली है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन बांटा जाता है और आज उत्तर प्रदेश में इसका भव्य आगाज किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और पेट्रोलियम मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद भी करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, प्रदेश के पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और पटवारी संघ का 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल है। पटवारी अपने तहसील ऑफिस में बस्ता भी अपना जमा करने वाले हैं और इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में 5 दिन तक वो राहत का काम भी करेंगे। तो पटवारी संघ 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें, उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में वो 5 दिन तक काम करेंगे, लेकिन ये काम सिर्फ राहत कार्य से जुड़ा होगा। तो बड़ी खबर ग्वालियर से हम आपको बता रहे हैं, पटवारी संघ 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर जा रहे हैं और ऐसे में प्रदेश का कोई भी पटवारी अब काम नहीं करेगा। लेकिन जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के पटवारियों ने यह तय किया है कि वो राहत कार्य में अपना योगदान जरूर देंगे। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी के हजारों इंजीनियर आज एक दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं। उन्हें अधिकारियों का फोन ना उठाना पड़े इसलिए वो पूरे दिन मोबाइल भी बंद रखेंगे। हड़ताल में कर्मचारी भी शामिल होंगे। बिजली कर्मचारी 18 सूत्रीय मांग पर आंदोलन कर रहे हैं और हड़ताल में 25,000 नियमित कर्मचारी, 6,000 संविदा कर्मचारी और 35,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी एक दिन के कार्य बहिष्कार आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हड़ताल से बिजली आपूर्ति भी गड़बड़ा सकती है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर संघ के संयोजक वीकेएस परिहार का दावा है कि इस दिन सभी बिजली कंपनी के इंजीनियर कार्यालय नहीं जाएंगे, पूरी तरह से हड़ताल रहेगी। परिहार ने कहा कि बिजली अधिकारी कर्मचारी रात 12 बजे से अपने मोबाइल बंद रख देंगे और उसके बाद इमरजेंसी जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, पेयजल व्यवस्था आदि जगह पर अगर लाइट बंद होती है तो उसे ठीक किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा कहीं भी बिजली सप्लाई अगर बंद होती है तो उसे ठीक नहीं किया जाएगा। वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हड़ताल में कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। तो आज मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल है, लेकिन राहत की बात यह है कि संघ ने यह तय किया है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर वो हड़ताल नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है ऐसी कोई भी जगह जो इमरजेंसी क्षेत्र में आती है वहां पर अगर ब्लैकआउट होता है, बिजली जाती है या लाइन में कोई गड़बड़ी होती है तो वहां पर वो जरूर उसके ठीक करने का काम करेंगे, लेकिन इसके अलावा वो कहीं भी अपनी सेवा नहीं देंगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज माना जा रहा है कि सप्लीमेंट्री बजट आज पेश कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आबकारी अधिनियम में संशोधन का विधेयक और नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक भी पेश होंगे और इसके साथ ही आज बाढ़ पर चर्चा हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष आज इस चर्चा पर अंतिम निर्णय लेंगे। आपको बता दें, कल शाम 7 बजे बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी।
तो मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आबकारी अधिनियम में संशोधन का विधेयक पेश हो सकता है और इसके साथ ही नगर निगम विधि संशोधन विधेयक भी पेश होगा। और कल रणनीति बनाने के लिए बीजेपी ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी। तो माना जा रहा है आज दूसरा दिन बेहद हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। पेगासस मामला हो, महंगाई हो या फिर ग्वालियर चंबल संभाग में इस दौरान जो भीषण बाढ़ देखी जा रही है, माना जा रहा है कि आज भी काफी हंगामेदार हो सकता है। तो आज विधानसभा का दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन क्या कुछ हुआ विधानसभा के मॉनसून सत्र में, आइए आपको बताते हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन आदिवासी दिवस को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी विरोधी है, इसलिए आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित नहीं की। कांग्रेस विधायकों ने आसंदी के सामने आकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के मामले में भ्रम फैला रही है। कांग्रेस श्रद्धांजलि में भी राजनीति कर रही है, ये शर्मनाक और घटिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने आदिवासी दिवस पर अवकाश निरस्त नहीं किया है, बल्कि ये ऐच्छिक है। कांग्रेस ने संसदीय परंपराओं का अपमान किया है, जनजातीय आदिवासी नेताओं का अपमान किया है, भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। श्रद्धांजलि पे भी राजनीति करूं? जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि इसके बाद आप बोल लेना, श्रद्धांजलि के बाद, क्या आप 2 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? 10 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? सदन आखिर नियम प्रक्रिया से चलता है, परंपराओं से चलता है। क्या ये परंपरा है कभी? विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जनप्रतिनिधियों के निधन पर बोल रहे थे, तब कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से कई बार कहा कि वे अपनी सीट पर बैठें, उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन कांग्रेस विधायक नहीं माने। करीब 25 मिनट बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नाराज कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। हमने लागू किया था कि छुट्टी और हर ब्लॉक को पैसा भेजते थे। ये जो इन्होंने कैंसिल किया है, ये आदिवासी समाज का अपमान है। इन्होंने आदिवासी सम्मान दिवस को आदिवासी अपमान दिवस बनाया है। इन्होंने छुट्टी घोषित नहीं की, उल्टे आदिवासी ब्लॉकों में 144 धारा लगा दी कि आदिवासी भाई बहन इकट्ठा ना हो पाए, वो अपना आदिवासी दिवस ना मना पाए। क्योंकि पूरा विश्व में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन आज शिवराज सिंह जी ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया कि भाजपा और शिवराज सिंह जी की सरकार आदिवासी विरोधी है। मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय केंद्र बिंदु आदिवासी हैं। संघ के एजेंडे में आदिवासियों को लेकर जो प्राथमिकता देखने को मिल रही है, इसके बाद सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए कांग्रेस के आरोपों का तगड़ा जवाब देना जरूरी था। लिहाजा हंगामे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि 15 नवंबर को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती पर सरकार आदिवासी गौरव दिवस मनाएगी। साथ ही सरकारी अवकाश भी घोषित किया जाएगा। सरकार के इस ऐलान के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे पर सदन से बाहर आदिवासियों के बीच जाने की तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा कि सदन की ये लड़ाई सड़क पर कितनी कारगर साबित होती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो कल विधानसभा के मॉनसून सत्र में पहले दिन कैसे नजारे थे, क्या कुछ हुआ, उसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और माना जा रहा है कि आज दूसरा दिन है और आज भी अलग अलग मुद्दों पर विधानसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। हमारे साथ भोपाल से लाइव इस वक्त नीलम जुड़ रही हैं और वहीं रायपुर से हमारे साथ प्रिया भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख मैं आपकी तरफ करूंगी। नीलम, आज क्या कुछ खास रहने वाला है मध्य प्रदेश में? नीलम, जानकारी दीजिए।
जी बिल्कुल आकांक्षा, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि हंगामेदार आज का दिन हो सकता है क्योंकि कई बड़े विधेयक जिन्हें पेश किया जाना है। इसमें सबसे बड़ा विधेयक जो है आबकारी संशोधन अधिनियम, उसका आज विधेयक पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार जो जहरीली और नकली शराब के मामले आ रहे थे, उसको देखते हुए इस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसमें फांसी तक के प्रावधान हो सकते हैं और इसमें कड़ी से कड़ी सजा का भी प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा जो अवैध कॉलोनियां हैं, अवैध निर्माण है, उनको वैध करने का जो नगर पालिका विधि संशोधन है उसे भी पेश किया जाएगा। इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा भी 2 से 3 महत्वपूर्ण विधेयक है जिन्हें आज पेश किया जाएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि सप्लीमेंट्री बजट जो है इस वित्तीय वर्ष का पहली बार पेश किया जाना है क्योंकि कोरोना काल में मध्य प्रदेश की जो राजस्व है वो काफी कम हुआ है और काफी सारे खर्चे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के लगाए गए हैं। इसलिए करीब ऐसा माना जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि 8,000 करोड़ के आसपास का जो है सप्लीमेंट्री बजट आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो है पेश करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सा सुविधा और ग्रामीण विकास और सड़कों के निर्माण को लेकर के इसमें जो है बिंदु रहेंगे कि कहाँ कितना खर्चा जो है आने वाले दिनों में हो सकता है। इसके अलावा जो ग्वालियर चंबल में पिछले दिनों जो बाढ़ आई है और अभी वहाँ पे जो त्रासदी मची हुई है उसे लेकर के चर्चा भी हो सकती है। हालांकि इसका अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ही करेंगे। विपक्ष लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि मानसून सत्र को आगे का जो समय है 4 दिन, उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और आपात मुद्दे को देखते हुए इस पर चर्चा की जानी चाहिए। पिछले दिनों भी इस बात पर विपक्ष ने काफी जोर दिया था, जिसे लेकर के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा था कि इस बात का अंतिम निर्णय नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष आपस में चर्चा करके लेंगे। कार्य मंत्रणा की बैठक में भी इस बात पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई थी, तो अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। इसके अलावा आज हम अगर मध्य प्रदेश की दूसरी खबरों की बात करें तो बिजली कर्मचारी और अधिकारी जो हैं आज एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का विरोध कर रहे हैं और काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो है एक दिवसीय हड़ताल की जा रही है। जो फोरम है उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे न केवल कर्मचारी अधिकारियों को नुकसान होगा इस बिल के तहत, बल्कि जो उपभोक्ता है, किसान है, निचले तबके के जो लोग हैं, उन्हें भी बड़ा बिल जो है आने वाले दिनों में भरना पड़ सकता है। खबरों पर आप नजर बना के रखिएगा। प्रिया की तरफ रुख करते हैं, वो भी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए। आप सुन पा रही हैं हमें? आज सबसे बड़ी हलचल में अगर देखा जाए आकांक्षा, तो आज मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक है। ये मंत्रिमंडल उपसमिति धान खरीदी को लेकर बनाई गई है। इसमें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, इनके अलावा उमेश पटेल, मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रेम साय टेकाम, ये तमाम मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे। धान खरीदी इस बार 1 नवंबर से शुरू किया जाना है और इस दौरान बारदाने की कमी ना हो, क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाए और क्या इस बार धान खरीदी का प्रतिशत बढ़ाना है और परिवहन को लेकर क्या सुविधाएं की जा सकती हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बीते वर्ष की बात की जाए आकांक्षा, तो हमने देखा कि लगातार धान खरीदी में देरी हुई थी। 1 नवंबर से शुरू होने वाली ये प्रक्रिया लगभग 1 दिसंबर से शुरू हुई थी और इसकी बड़ी वजह थी बारदाने की कमी, परिवहन की बहुत उचित व्यवस्था न हो पाना। तो इस बार इन तमाम विधियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी कि बारदाने की किस तरीके से व्यवस्था की जाए, परिवहन की किस तरीके से व्यवस्था की जाए, जो अतिरिक्त भार राज्य सरकार के ऊपर आता है वो ना आए। इन तमाम विषयों में आज विस्तृत चर्चा की जानी है। हालांकि इस बार भी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करेंगे और 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी इस बार की जाएगी। तो ये पूरी विस्तृत चर्चा और इन विषयों पर की जाएगी। इसके अलावा बिजली विद्युत संघ के जो कर्मचारी हैं उनका आज हड़ताल है। उन लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आज 10 अगस्त को तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपने अपने मुख्यालयों का घेराव करेंगे और उसके अलावा 11 अगस्त को ये जो कर्मचारी हैं वो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो जल्द ही प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत जो
प्रबंधक हैं उनको जाएगा, सरकार को जाएगा, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी मांग कर रहे हैं और उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है, उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। पहले कोविड काल है इसलिए उनकी मांगों को नहीं सुना गया, उससे पहले से हम मांग कर रहे हैं और अगर ऐसी स्थिति रही तो जल्द ही प्रदेश में पूरी ब्लैकआउट की स्थिति होगी, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। तो ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा आज दिन भर की, जिन पर IBC 24 तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये बिग मॉर्निंग अपडेट है। ताजा अपडेट भी हम आप दोनों से लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम प्रिया आप दोनों का ही जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो संसद का मॉनसून सत्र जारी है। सरकार के जरिए संसद में कई बिल पास करवाए गए हैं। वहीं अब आने वाले दिनों में भी कई राज्यसभा से बिल पास करवाए जाने हैं। इस बीच बीजेपी ने अपनी पार्टी के सांसदों के लिए सोमवार को राज्यसभा में 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को उच्च सदन में मौजूद रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने का निर्देश देते हुए 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षण बिल या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण बिल पेश कर सकती है। वैसे तो संख्या बल में एनडीए का पल्ला भारी है, लेकिन कांग्रेस सांकेतिक टक्कर दे सकती है। ऐसे में बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है और उन्हें संसद में समय पर आने को कहा है। और अब बात करते हैं रायपुर की। तो रायपुर में सड़कों पर आवारागर्दी करने वालों की कमी नहीं है। अक्सर आपने भी आते जाते हुए अपने आसपास लड़कों के कई ऐसे झुंड को देखा होगा जो 2 पहिया पर कलाबाजियां दिखाते हुए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन राजधानी पुलिस ऐसे कलाबाज और जानलेवा युवकों की टोली को नजरअंदाज कर देती है। अपने टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो रायपुर का ही है। जी हाँ, थोड़ी धुंधली नजर आ रही एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक एक्टिवा में किशोर उम्र के 7 लड़के हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, पूरे 7 बच्चे इस एक्टिवा में सवार हैं। ये गाड़ी सोमवार की सुबह राजेंद्र नगर से कटोरा तालाब को काशीराम नगर को जोड़ने वाले आर्क ब्रिज के पास से गुजर रही है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि 5 लोग सीट पर बैठे हुए हैं, जबकि एक तरफ एक और दूसरी तरफ 2 लोग फुट रेस्ट पर खड़े हुए हैं और लटके हुए हैं। इस सड़क में हर समय भारी माल वाहकों का आना जाना लगा रहता है। अगर इनसे थोड़ी सी भी चूक होती तो इनके साथ बड़ी दुर्घटना तो होती ही, साथ ही पीछे से आने वाले भी जरूर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते और एक बड़ा हादसा हो सकता था। चौंकाने वाली बात यह है कि स्टंट दिन दहाड़े और भीड़ भरी सड़कों पर किया गया, लेकिन ना तो इन्हें अपनी जान की परवाह है, न ट्रैफिक संभालने वाली पुलिस को दूसरों की जान बचाने की कार्रवाई की चिंता है। और कितने बड़े हुए? रायपुर के 350 करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग और विभाग के ठेकेदारों के काम करने का तरीका नहीं बदला है। एक बार फिर पीडब्ल्यूडी पर गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण का आरोप लगा है। कुछ दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश में 2 महीने पहले ही बनी जीई रोड, जेल रोड और शहर में डामर से बनी कई सड़कों की परत उखड़ने लगी। तात्यापारा चौक से विवेकानंद आश्रम जाने वाली सड़क, जेल रोड जैसी सड़क का तो और भी बुरा हाल हो गया है। सड़क उखड़ी तो विभाग ने रेत के अंधेरे में उसे डामर पोत दिया है और लेकिन 3 दिन में भी वो भी उखड़ने लगी। स्थानीय लोग इससे परेशान हैं। IBC 24 की खबर पर संज्ञान लेते हुए सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को अब दोबारा सड़क बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। एक्सप्रेसवे में हुए बड़े भ्रष्टाचार के बाद भी पीडब्ल्यूडी के काम करने का तरीका नहीं बदल रहा है। उसका एक ताजा उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। शहर की सबसे मुख्य सड़क जीई रोड पे हम खड़े हैं और जो सड़क आप देख रहे हैं दाग धब्बेदार सड़क, अलग अलग आपको पैच दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 2 महीने पहले इस नई सड़क का निर्माण हुआ था। ये जिस चौड़ाई की सड़क है 1-1 करोड़ रुपए में 1-1 किलोमीटर की सड़क बनती है। 2 महीने में सड़क पूरी तरीके से उखड़ गई थी। लोगों ने जब इसकी शिकायत करी तो आप देखेंगे इसका मरम्मत की गई है, लेकिन किस तरह की गई है वो आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। सड़क तो बहुत बुरा हाल है। क्या इसे दोबारा रिपेयर किया गया और नई सड़क कब बनी थी? विगत 2 महीने पहले यहाँ डामरीकरण का कार्य किया गया था। ये विवेकानंद आश्रम से लेकर आमापारा चौक सड़क लगभग 2-3 महीने पहले बनी है और ये अभी एक बरसात आई नहीं उसके पहले ही उसके इतना बजरी उखड़ गई और उसके कारण इतना डस्ट हुआ जब पानी गिरना बंद हुआ। क्या क्वालिटी वाइज रिपेयरिंग हुआ है कि ऐसे चले गए? वो तो नहीं लग रहा है कि क्वालिटी वाइज हुआ है। डामर पौधे टाइप का काम हुआ है इसमें। देखिए आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये मरम्मत की गई है, थूक पॉलिश किया गया है। देखिए, और गलती छुपाने की कोशिश पीडब्ल्यूडी ने की है। आज पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है निरीक्षण में निकले थे, उन्होंने कहा है हमारी जानकारी देने के बाद कि इसको संज्ञान में लिया जाएगा, ठेकेदार पे कार्रवाई होगी।
और ये अकेले नहीं, शहर में ऐसी कई सड़कें हैं, आप देखेंगे कि झारेदार गड्ढे बन गए हैं। बड़ी बात यह है कि एक्सप्रेसवे जैसा 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब गया था, उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी अपनी करतूतों से बात नहीं आ रहा है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। दोस्तों ने खेल खेल में 10 रुपए की शर्त लगाई और इसे जीतने की जोश में 3 युवा जान जोखिम में डालकर स्टंट करने के लिए उफनते रपटे पर पहुंच गए। इस दौरान तीनों युवकों बाल बाल बचे। घटना सतना के परसमनानिया इलाके की है, जहां भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच यहां मैहर में शारदा माता के लिए दर्शन के लिए पहुंची युवाओं की टोली ने मजाक में जानलेवा शर्त लगाई। महज 10 रुपए के लिए 3 युवक बाइक लेकर नदी के रपटे को पार करने के लिए पानी में उतर गए। इस दौरान पानी का बहाव तेज होने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और तीनों पानी में ही गिर गए। हालांकि तीनों ने किसी तरह खुद को तो संभाल लिया, लेकिन अपनी बाइक को बहने से नहीं बचा पाए। इस खतरनाक स्टंट का वहां पर मौजूद एक युवक ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दंतेवाड़ा में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 19 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तेलम टेटम इलाके में रहने वाले ये सभी ग्रामीण ट्रैक्टर में सवार होकर आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में ब्लॉक मुख्यालय कटे कल्याण आ रहे थे। तभी रास्ता खराब होने और क्षमता से ज्यादा लोगों के सवार होने की वजह से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक खेत में जाकर पलट गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।